अभी वो कर दिया। Okay, students, we have studied about the work. As you know, the name of our unit is work, energy, and power. And some of the lectures of this unit we have already covered. जिन्होंने नहीं देखा है वो आपके पास, जिन्होंने देख लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है मैंने उनको बैकअप वीडियोस डाली है ग्रुप के अंदर। वर्क, एनर्जी एंड पावर के 3 lectures we have already covered. So the students who have missed those lectures, they can go to the particular group and they can understand the concepts from the videos I have uploaded over there. तो पहले वो 3 जो लेक्चर्स हैं वर्क, एनर्जी, पावर यूनिट के हम कर चुके हैं। पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं एक बार उन वीडियोस को देख लें, तभी आगे के कंसेप्ट आपको समझ आ पाएंगे, क्योंकि वर्क के बारे में हम काफी कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके फॉर्मूलाज को ही आगे हम यूज करने वाले हैं। तो आर कंसेप्ट ऑफ वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर के बारे में, ठीक है। एनर्जी के बारे में बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है इस यूनिट में हम बाद में स्टडी कर रहे हैं। पहले हम पावर के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज पावर? मैंने आपको बताया था वर्क, एनर्जी एंड पावर, बेसिकली तीनों का मीनिंग हमें सेम लगता है, बट फिजिक्स के अंदर तीनों का हम डिफरेंट मीनिंग स्टडी करेंगे और आपको भी पता लगेगा कि वर्क इज डिफरेंट, पावर इज डिफरेंट एंड एनर्जी इज डिफरेंट। तो पावर क्या है? आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई भी मशीन है, कुछ भी है, वो किस रेट पे काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क? दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यही डेफिनेशन आप लोगों ने स्टडी की थी पावर की। तो अगर मैं वर्ड्स में पावर को डिफाइन करूं तो पावर ऑफ ए पर्सन और मशीन, पावर ऑफ ए पर्सन और अ मशीन कैसे डिफाइन करोगे? इज डिफाइंड एज द, कोई बताएगा क्या होगा? चैट में रिप्लाई करें। इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। मैं थोड़ा धीरे चल रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। तो देखो आपके पास पावर, लेट अस से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पावर ऑफ ए पर्सन और ए मशीन। कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में हाउ मच वर्क इज डन बाय ए पर्सन और मशीन। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन एंड सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, और उसके लिए कितना टाइम टेकन उस ऑब्जेक्ट ने, उस मशीन ने, उस पर्सन ने लिया, दैट इज नोन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। और उसी को हम क्या कहते हैं? पावर। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टर्म पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो आप लोगों को इसके बारे में पता है, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पावर को सीधा ही हम क्या लिखेंगे? पावर को आप सीधा ही, अगर आपके पास वर्क डन आपने पढ़ लिया है तो वर्क डन के कंसेप्ट से पावर को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी की बात करें तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो, okay, some student has asked me to change the color of my pen. Okay, which color I should choose? Red. Okay. पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखो अभी हम यहाँ पे जो पावर स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, और वो इंस्टेंट होगा, वो स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रही है। तो जो पावर होगी उसको कैन आई राइट dw by dt। अभी समझाऊंगी dw क्या है।
DW आपके पास है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम W से लिखते हैं, अब ये सबको पता है, और DW मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो DT है वो क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो, जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है और टाइम भी आपके पास स्मॉल है, तो उस टाइम पे हम पावर को क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को लिखेंगे DW, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम को लिखेंगे क्या, DT। और ये हमने बता दिया कि जो पावर है दैट इज ऑल्सो DW बाई DT, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अब मैंने यहाँ पे DW आपको पता है हमने लिखा था, W जो होगा, work done is a scalar quantity and that is vector product of two vector quantities, that means f dot s, ये हमने लिखा था। और जब इस डॉट प्रोडक्ट को आप हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से सीधा ही एफ एस कोस थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हम सब ने किया था। तो यहाँ से ये क्लियर है, रब कर दूं मैं इसको यहाँ से, बेटा आप सब लोगों को लग रहा होगा कि शालू मैम बहुत स्लो चल रही हैं, मैं स्लो ही चलती हूँ फिजिक्स में, मैं 5 बार रिवीजन कराती नहीं हूँ, एक ही बार रिवीजन कराती हूँ, लेकिन एक बार चाहती हूँ कि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। अब पावर हमने लिखा था, पावर इज DW बाई DS। पहले DW को कैसे लिख सकते हैं वो देखो, आपको पता है वर्क डन को आप लिखते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमारे पास कंप्लीट वर्क डन नहीं है, क्या है, DW। तो DW को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी डिस्प्लेसमेंट होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हो, तो DS क्या होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने कल किया था। दिशु ने लिखा है नो मैम इट्स नॉट देयर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दिशा। अच्छा अच्छा, तो पावर को कैसे लिख सकते हो, DW को रिप्लेस कर दो F डॉट DS से, सो यू वुड गेट F डॉट DS, सॉरी दिस इज DT, सॉरी बेटा इट्स DT एंड दिस इज DT। ये क्लियर हुआ सबको। अब एक चीज देखो आप लोग, DS बाई DT को आप, काइनेमेटिक्स मैंने आपको बताया था कि DS बाई DT क्या है, यहाँ से वेक्टर को अगर रिमूव कर दे, सिंपली DS इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज स्मॉल टाइम, तो इसको क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ, कोई बताएगा क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही बोलेंगे। हमने इसको लिखा था DW बाई DT को क्या लिखा था, सीधा लिखा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का रेशियो क्या देता है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो आपको क्या देगा, कोई बताएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आएगी और वो होगी किसकी, वेलोसिटी की। क्लियर हुआ सबको। तो अब देखो, दिस इज DS बाई DT, DS बाई DT मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इस DS बाई DT को हम लिख सकते हैं क्या, velocity, but not only velocity, it is instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो DS बाई DT को हम लिख सकते हैं क्या, V। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो इसको, ये आपके पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू F, and DS by DT is nothing but your instantaneous velocity, rate of change of displacement, and this is given as V। तो ये आपके पास आ गया पावर क्या, दो वेक्टर, अगेन दो वेक्टर क्वांटिटीज है और दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगेन क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है पावर के बारे में, मैंने क्या क्या समझाया है।
क्लियर है बेटा? आगे चले निशांत। तो पावर आपके पास क्या आ गया? पावर आपके पास आ गया पावर इज इक्वल टू, सॉरी ये वेक्टर लगा दिया मैंने आपको, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करना है? दिस इज एफ वी, क्योंकि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, वी को भी। और डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हो तो कोस थीटा से आप क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई। और ये पावर आपके पास आ गया क्या? एफ वी कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा जब फोर्स, जब आपके पास ये देखो कोस थीटा है, अब सपोज एफ जो वेलोसिटी है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन दैट केस जो थीटा होगा बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स कितना होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे? तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताएगा कोई? थीटा कितने डिग्री होगा यहाँ पे? यस टेल मी। 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो उस केस में जो आपके पास पावर है वो कितना आ जाएगा? एफ वी कोस 0 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा एफ वी, एंड दिस इज इक्वल टू पावर। कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो मैं इजी इजी से लेके चल रही हूँ आपको, प्लीज साथ साथ अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। तो पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? पावर को लिख सकते हो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे चले अब इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट्स क्या होंगी। तो अब चलते हैं डायमेंशंस ऑफ पावर। कोई बताएगा डायमेंशंस ऑफ पावर कैसे निकालेंगे? हमें पता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो सिंपली लिख लेते हैं W/T। W का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? M1 L2 T-2, एंड टाइम है मतलब सेकंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1। इस T1 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, इट वुड बिकम M1 L2 T, आपके पास -2 है, ये इस 1 को अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा -2, और अगेन ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M1 L2 T-3। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक है। काफी सारे यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पावर की। पावर की जो एसआई यूनिट है वो आप सबको पता है क्या है भाई? पावर को हम क्या लिखते हैं? वर्क डन ओवर टाइम, यही लिखते हैं ना। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड यही तो होती है एसआई यूनिट, लेकिन हम इसी को हम क्या लिखते हैं? वॉट, ये लिखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और वोट का मतलब जूल पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज सबको? किसी को ना प्रॉब्लम हो तो बता, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा। अब देखो, तो जूल की एसआई यूनिट हमने स्टडी कर ली, वोट। अब मुझे बताओ 1 वोट कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन 1 वोट? पावर जब 1 वोट होगी, कब होगी पावर 1 वोट? तो पावर, ये आपके पास पावर है तो पावर को 1 वोट लिखेंगे, कब? जब आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा? 1 जूल, और टाइम होगा वो भी कितना होगा? 1 सेकेंड। तो कैसे डिफाइन करोगे? पावर इज, थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, सेट टू बी 1 वॉट व्हेन वर्क डन is of 1 joule and time taken to do this work is 1 second, ठीक है। 1 सेकेंड मतलब जब आपकी पावर 1 वोट कब होगी? जब आपने 1 जूल का वर्क डन किया, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, देन द पावर इज सेट टू बी 1 वोट। किसी को डाउट हो तो बता दे।
यस बेटा, रिंकी यू आर राइट, रिंकी ने आंसर किया है। पावर इज सेड टू बी 1 वोट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास हो गई। अब बात करते हैं किसकी, सीजीएस सिस्टम की। यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस। सीजीएस के अंदर जो पावर की यूनिट होगी वो क्या होगी। अब आपको पता है पावर को हम लिखते हैं, देखो बेटा फिजिक्स के अंदर नो क्रैमिंग ओनली अंडरस्टैंडिंग, ओके। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन की ऐसा यूनिट के अंदर तो हमने यूनिट लिखी थी जूल्स, लेकिन हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वर्क डन की सीजीएस के अंदर हमने यूनिट क्या लिखी थी, अर्ग लिखी थी। टाइम इज योर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपके पास अर्ग पर सेकेंड। क्लियर है। अब जो एक फेमस यूनिट है पावर की वो हम लिखते हैं 1 हॉर्स पावर, ठीक है, या फिर हॉर्स पावर। ये एक पूछ लिया जाता है कई बार 1 मार्क में। तो हॉर्स पावर कब होगा, आपको पता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, कोई बताएगा, लिख नहीं रही हूँ जल्दी बताओ। रिंकी, दिशा, अनुजा खड़, मनीषा, काफी ब्रिलियंट माइंड्स है मेरे पास यहाँ पे। नहीं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स, एनीबडी। 1 horse power is equal to how many watts? No? 746 Soit. Very good Soit. 746 watts. निशांत, दिशा, आप लोगों को नहीं आता था क्या? ओके, आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्लीज ध्यान में रखा करो। एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल आप चाहो तो लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगी तो टाइम लगेगा। एन एलिवेटर, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही लिखूंगी। एन एलिवेटर वेइंग 500 kg, ठीक है। एलिवेटर का केजी यूनिट लगी हुई है पीछे, तो ये मास है या वेट है, जल्दी बताएं। इज इट मास और वेट, ये मास है या वेट है। निशांत, मास है, ओके। एनीबडी एल्स जो इसको वेट बोलता हो, ओके, इसका मतलब सबको क्लियर है। तो आपके पास है एक एलिवेटर है वेइंग 500 kg, is to be pulled, sorry, is to be lifted, is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower? What should be the minimum horsepower of the motor to be used? ठीक है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक एलिवेटर है 500 kg वेइंग, इज टू बी लिफ्टेड अप, उसको हमें लिफ्ट करना है, ठीक है, एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी पे, 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो बताइए कितने हॉर्स पावर की मोटर हम वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, जल्दी बताइए मुझे। आप लोगों को क्या निकालनी है, अल्टीमेटली पावर निकालनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई निकालेगा या मैं ही बताऊं। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी कीजिए। आंसर्स नहीं आए हैं, कोई बताएगा या मैं करूं। ओके, कोई नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है। ओके, देखिए पावर का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है एफ वी, ये आपको पता है। अब आप फोर्स को यहाँ पे, आप लोगों को फोर्स गिवन है, नहीं गिवन है, आप लोगों को क्या गिवन है यहाँ पे, मास गिवन है, ठीक है। दिस इज
यूनिट इज ऐसा, यूनिट इज केजी अगर यहाँ पे लगी है दैट मीन्स दिस इज मास। अब यहाँ पे देखिए फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को आप चेंज कर सकते हो m इंटू जी इंटू वी। मास इज 500, g इज, आप g की वैल्यू कितनी लिखोगे 9.8, वेलोसिटी आपको गिवन है 0.4। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आपके पास, जब इन सारी चीजों को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 91960 वॉट। ठीक है, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, हॉर्स पावर में देना है। तो 1 हॉर्स पावर अभी हमने लिखा था किसके इक्वल था, 746 वॉट के बराबर। तो इसको बस आपको किससे चेंज करना है, इतने वोट से, और ये कितने हॉर्स पावर के इक्वल होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आपके पास जो पावर होगी ये 1960 वोट्स है, इसको 1 हॉर्स पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो 46, जो कि किसके इक्वल है 746 वॉट्स के इक्वल है। तो वो आपका जो आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, हॉर्स पावर में। और इसको जब सोल्व करोगे तो यू विल गेट 2.62 हॉर्स पावर्स। क्लियर है ये न्यूमेरिकल सबको। सिंपली हमने क्या किया, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अब आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आप क्या लिखते हो, एफ इक्वल टू एम जी बी लिखते हो। ठीक है, तो m आपको गिवन था, g की वैल्यू आपने लिख ली 9.8, वेलोसिटी आपको गिवन है। तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये वॉट्स में आया है। अब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू इतने वॉट्स, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पावर इन हॉर्स पावर्स निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, चले आगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो फटाफट। ये आप लोग करेंगे, ए पर्सन वेइंग 70 kg, a person weighing 70 kg runs up a flight of 30 steps। माइक्स ऑफ कर, माइक्स ऑफ करें बेटा। 35 स्टेप्स इन 35 सेकेंड्स। फिजिक्स के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स करोगे अच्छा होगा। व्हाट इज द पावर ऑफ द पर्सन इन ईच, सॉरी, इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई। क्वेश्चन समझिए क्या है, ए पर्सन वेइंग 70 kg, 70 kg का पर्सन है, runs up a flight of 30 steps in 35 seconds। 30 स्टेप्स वो ऊपर की तरफ जाता है, कितना टाइम लेता है, 35 सेकेंड्स लेता है। व्हाट इज द पावर ऑफ द पर्सन, पर्सन की पावर यू हैव टू कैलकुलेट इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई। अगर हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हाई हो, तो आपको बताना है कि जो पर्सन है उसकी पावर कितनी थी। तो आपको पहले तो क्या निकालना है कि मान लो एक कितने स्टेप्स कवर किए, 30 स्टेप्स। ठीक है, टाइम कितना लिया, 25 सेकेंड्स। तो एक स्टेप की हाइट कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। तो जब 30 स्टेप्स उसने कवर किए, चढ़ा वो 30 स्टेप्स उसने क्लाइम किए, इन दैट केस उसने टोटल हाइट कितनी कवर की, तो 30 स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ 1 स्टेप, तो ये हो गया कितना, 600 सेंटीमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टेप की जो हाइट थी वो किसमें थी, सेंटीमीटर्स में। अब हमें अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर का आपके पास फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको पहले इस सेंटीमीटर्स को किस में चेंज करना होगा, मीटर्स में। तो मीटर में चेंज करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 6 मीटर्स। पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, mgh, ये लोगे बेटा। ठीक है, mg इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे आप हाइट चढ़ रहे हो, हाइट क्लाइम कर रहे हो, स्टेप्स चढ़ रहे हो, तो टोटल हाइट है वो आपने कितनी कवर की, क्योंकि आपको वर्क डन के काफी सारे फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो। तो आउट ऑफ देम वन फॉर्मूला इज mgh। ठीक है, अपॉन में टाइम। तो मास आपके पास पता है आपको, मास ऑफ द पर्सन इज 70 kg, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय जी, जी की वैल्यू इज 9.8। हाइट इज आपने निकाल लिया है कितने मीटर्स है, 6 मीटर्स है। और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है 35 सेकेंड्स। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास, पावर ऑफ द पर्सन इज 117.6 वॉट। क्लियर है, तो पावर का कंसेप्ट क्लियर है। आगे चले आगे बेटा, कंटिन्यू करें। नेहा शेरावत ने आंसर दिया है 128 बेटा। हाँ निशांत आपका ठीक है। नेहा एक बार अपना कैलकुलेशंस चेक कीजिए बेटा, कहाँ प्रॉब्लम की है आपने।
Okay, next concept is power is this much only. Next concept is energy. एनर्जी को हम यहाँ पे थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे. वास्ट में हम इस चैप्टर के अंदर एनर्जी को ही स्टडी करेंगे. ठीक है. अगेन एनर्जी क्या है, हम बोलते हैं कि इस पर्सन का जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि ये 14 आवर्स तक एक दिन में वर्क कर सकता है, ये 16 आवर्स तक वर्क कर सकता है. इसका मतलब वो पर्सन क्या है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है. ठीक है, किसी का स्टेमिना ज्यादा है इसका मतलब भी वो क्या है, एनर्जेटिक है. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन, सपोज अगर थर्ड फ्लोर पे अगर आप रह रहे हो और थर्ड फ्लोर पे ही आप चढ़ने में क्या हो गए हो, थर्ड फ्लोर पे ही चढ़ते चढ़ते ही आप क्या हो गए, टोटली एग्जॉस्ट हो गए. इसका मतलब आपका स्टेमिना क्या है, वेरी वीक. इसका मतलब आप क्या हो, लेस एनर्जेटिक. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो आपकी कितनी कैपेसिटी है. ठीक है, कितना फास्ट आप किसी काम को कर सकते हो, कितनी देर तक आप काम कर सकते हो. ठीक है, कैपेसिटी बोलो या फिर एबिलिटी बोलो. तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, energy of a person, of a body is the, निशांत मैं विजिबल नहीं हूं क्योंकि मैंने कैमरे को ऑफ किया है बेटा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, नेटवर्क स्टेबल रहता है. क्योंकि कैमरे के साथ अगर आप लोगों के पास वीडियो जाएगी तो उसमें मतलब नेट का थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन होगा और वीडियो में आप लोगों के पास ऑडियो में डिस्टरबेंस आएगा. इसलिए मैंने मतलब वीडियो को स्टॉप करके रखा हुआ है. लास्ट में इंटरेक्शन करेंगे तो मैं आप वीडियो ऑन कर दूंगी. एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द कैपेसिटी, और क्या लिख सकते हो, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. ठीक है, कि किसी भी बॉडी की, किसी भी पर्सन की, किसी भी मशीन की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, दैट इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, अब वो मैंने आपको बता दिया है कि किसी पर्सन के पास मोर एनर्जी है, वो कब बोल सकते हैं, अगर उसकी ड्यूरेशन ऑफ वर्क क्या है, बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ही इज पोजेसिंग मोर एनर्जी. अगर कोई बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, दैट मीन्स ही और शी इज कंटेनिंग लेस एनर्जी. उसके बारे में आप पढ़ सकते हो बुक से. अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं इसकी, एनर्जी की. एनर्जी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट. हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो क्या होगा, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. नेक्स्ट क्या कर सकते हो कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. एनर्जी कैन बी स्टोर्ड. ठीक है, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, वो हमने देख लिया है. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म एंड इट कैन बी मेजर्ड ऑल्सो. निशांत आपको कुछ जल्दी है, एनर्जी के बारे में भी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालने हैं उसका एक डेरिवेशन करेंगे. फिफ्थ इज क्या बोल सकते हो, काफी है वैसे एनर्जी के बारे में. ओके, अब सबसे मेन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. एनर्जी हम मेनली दो ही टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब एनर्जी है, दैट इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, यस डेफिनेटली दे सकते हैं. एक बुलेट है, फायर हुई है, ठीक है, और उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, पियर्स कर सकती है. दिस इज ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड, विंड मिल्स फ्लो करती है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, विंड ब्लो करती है, कौन सी एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. क्या बेटा, आवाज आ रही है क्या आपको, सबको आवाज आ रही है?
बेटा वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है सबके पास? एक बार रिप्लाई करें। नेक्स्ट इज, हमें अब देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आप स्टडी करते हो हाफ mv², उसको कैसे आप डिराइव कर सकते हो। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², हम दो तरीके से डिराइव करेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या है? हाफ mv²। ये हमें डिराइव करना है, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से, दो मेथड से हम डिराइव करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड है आपके पास, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये अभी इस पोजीशन पे है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इनिशियली ये रेस्ट पे थी, ठीक है, इसका मास था m, ये रेस्ट पे थी, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या बेटा? म्यूट तो नहीं है। बेटा वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है आप लोगों को? बाकी सबके पास तो जा रही है। अब आ रही है। ओके बेटा, देखो हमें क्या करना है, बोर्ड क्लियर है ना? ओके बेटा, हमें स्टडी करना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। निशांत आपके पास बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? बोर्ड नहीं है क्लियर किसी को? बेटा बाकी लोगों को तो सबको बोर्ड दिख रहा है। रिंकी यस बोल रही है, ठीक है। नीतीश के पास, पूनम के पास यस। दिनेश आपके पास फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा, कि बाकी सब लोगों के बोर्ड क्लियरली विजिबल है। देखो सब लोग यहाँ पे यस लिख रहे हैं, एकता वगैरह सबको क्लियर है बोर्ड। निशांत आपको बोर्ड अब क्लियर है? आज मौसम खराब है इसलिए हो रहा है। आज बेटा थोड़ा सा वेदर जो है वो आप देख रहे हो ना, चेंज है, तो इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क में स्टेबिलिटी नहीं है, सबके में ही प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। यू नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो किस तरीके से हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर सकते हैं। दो मेथड से हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फर्स्ट है, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट का मास इज m, रेस्ट पे है, यू हैव अप्लाइड द फोर्स। ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर गया है बाय द डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन भी क्रिएट हुआ होगा। तो m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आप भी कोई भी फॉर्मूला डिराइव करो, कोई इक्वेशन करो तो इसी तरीके से करोगे, ठीक है। F आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है। अब एक्सेलरेशन produced, A is acceleration produced in the object in the direction of force applied। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ साथ साथ। V is velocity acquired by the body, क्योंकि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो V क्या है, वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, velocity acquired by the body। Why? Because you have applied the force। वो मैं नहीं लिख रही हूँ। अब आपको पता है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की थी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये आपने स्टडी किया था। अब यहाँ से
बिकॉज इनिशियली योर ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को वी कैन राइट की इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो 0 पुट कर सकते हो। v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से आपके पास जो एक्सेलरेशन को अगर आप निकालोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई ये 2s जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास एक और फॉर्मूला है इसका, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है ना ये फॉर्मूला। अब मास आपके पास है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से वैल्यू रख दो एक्सेलरेशन की, दिस इज v स्क्वायर बाई 2s, तो ये आपके पास क्या बन गया, फोर्स। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई क्या, mv स्क्वायर बाई 2s। ये सबको क्लियर है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, हमें तो क्या निकालना है, वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन के फॉर्मूले पे चले जाओ। वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स है वो ये आ गया है mv स्क्वायर बाई 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है s। तो यहाँ से क्या होगा, देखो s से s कैंसिल, और इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और जो ये वर्क डन है यही आपका क्या होगा, क्या है, वर्क डन इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन ही आपका किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है सबको, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज यही बताएं। क्या किया हमने, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था इनिशियली, दैट ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, मास क्या था ऑब्जेक्ट का m, हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से तो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आई, डिस्प्लेसमेंट आई दैट मींस वेलोसिटी एक्वायर की ऑब्जेक्ट ने, वेलोसिटी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट मींस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। क्लियर है। अब आपके पास हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इज एक्चुअली v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इनिशियल वेलोसिटी वो 0, इसको 0 पे पुट किया, यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हमने फाइंड आउट कर लिया। फ्रॉम हियर हमने किसको, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2s, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, ओके। फोर्स हमारे पास क्या है, m इंटू a, m को m रख लो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, ओके, नो चेंज। एक्सेलरेशन को आपने पुट कर दिया, दिस इज मास। अब क्लियर है, सॉरी दिस इज कंप्लीट बन गया आपके पास क्या, फोर्स, दिस इज नॉट माइनस बेटा। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये रहा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, एस से एस कैंसिल हो गया है, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये वर्क डन ही किसका मेजरमेंट है, किसको मेजर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से यहाँ से ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि आपने इसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया। वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। सो दिस वाज द first method to find out the formula for kinetic energy. So let us move on to the second method. Clear है, आगे चले, okay. Second method या फिर alternative method, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो। अब दोनों मेथड्स आप समझ लें, जो इजी लगे वो अडॉप्ट कर लें। सेकंड मेथड क्या है, हम यहाँ पे सेकंड मेथड बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाएंगे। ये भी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा आप भी ये सब चीजें लिखेंगे, क्लियर है, पेपर के अंदर m आप क्या ले रहे हो, m इज योर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोर्स अप्लाइड है। निशांत आपने कुछ मैसेज किया है, लेट मी रीड। निशांत अभी मैं इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है ना आपको करा रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। अब एक बार इसको समझ लीजिए, अगर आपको कुछ मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो कैलकुलस इंटीग्रेशन नहीं है जो आपको शुरू में कराया था, ये बहुत इजी है। एक बार देख लो, आपने फोर्स लगाया एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सपोज
ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। क्यों हुई ये, बिकॉज आपने क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है। ओके डन। अब आपको बताए बेटा, आपने फोर्स अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास स्मॉल है, तो जो वर्क डन आएगा यहाँ से वो कैसा होगा, सॉरी दिस इज नॉट फैक्टर, जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आपको जो वर्क डन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्मॉल वर्क डन मिलेगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल वर्क डन है। इस काफी लोग कभी लेफ्ट कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं। ओके चलते हैं। अब देखो, when your force and displacement are in the same direction, इसको ओपन करेंगे तो it would become f ds cos of theta, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, उस केस में f ds cos 0 एंड दिस इज f ds। ये क्लियर है सबको। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है, a is the acceleration produced in the object due to this force। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगेन अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं, F is equal to m into a लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, m into a, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, कैन आई राइट एक्सेलरेशन इज dv by dt। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी को हमने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds by dt, ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv by dt, कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये क्लियर है सबको कि मैंने एक्सेलरेशन को कैसे रिप्लेस किया dv by dt से, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखो आप क्या करोगे, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू को कहां पे पुट कर दो, dw में। तो dw आपके पास क्या आ जाएगा, dw आपके पास आ जाएगा, दिस इज w। m तो आपके पास था, सॉरी ये फोर्स था, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m dv by dt, ठीक है, और साथ में क्या है ds, तो ये हमने एज इट इज लिख लिया ds। अब बस ये थोड़ा सा जो मैं स्टेप करूंगी उसको देखना क्या करूंगी, जो dw है वो क्या होगा, m तो एज इट इज रहेगा। अब जो ये मैं dv है, इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी। रीअरेंज कैसे, यहाँ पे dv by dt है, इस dt के न्यूमरेटर में dv है, कैन आई राइट, यहाँ पे इस dv को रिप्लेस कर सकती हूँ ds, बस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ds by dt को मैंने यहाँ पे रख लिया और ये dv लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में, नहीं। अब देखो ये ds by dt क्या बनेगा, ds by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो v, इसलिए मैंने इसको v बनाने के लिए क्या किया, रीअरेंज किया, जहां पे dv था उसकी जगह ds लिख दिया और इसको इधर कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुस्कान। चले आगे, तो आपके पास dw आपके पास क्या बन जाएगा, m। ओके m, इसको आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो v, और ये आपके पास क्या है dv। इतना क्लियर है। अब देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक, mv dv, ठीक है। अब ये कैसा वर्क डन है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। बस अब आपको क्या समझना है कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया dw इज इक्वल टू mv dv, ठीक है, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द कंप्लीट वर्क डन, we will integrate on both sides, integrate on both sides। हाँ चल सही चल रहा है, चल रहा है।
फ्रेंड्स क्या दिख रही है कुछ ना? बेटा मैं विजिबल हूं ना? बेटा किसी को प्रॉब्लम हो, क्लियरिटी ना हो तो बता देना। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स डीडब्ल्यू को भी इंटीग्रेट करेंगे और ये भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से डीडब्ल्यू से आपके पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको इंटीग्रेट करोगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि ये डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन। इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है जोड़ना, ठीक है। तो ये सारे डीडब्ल्यू 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 को अगर जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज डब्ल्यू। अब बेटा एक चीज याद रखो, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, हम कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो मास को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख लो, ये आप इंटीग्रेशन करोगे किसका, v का और dv का। अब देखो, अब यहाँ पे जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप क्या लगाते हो, लिमिट्स लगाते हो। तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स रहेंगी वो रहेंगी u इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और अपर लिमिट का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास 0 ही थी, तो इसको 0 रख लो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट किसके ऊपर था, रेस्ट पे, तो हमने लिमिट्स लगा दी 0 से v। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, m। अब आपको पता है यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो इंटीग्रेशन हम जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। dv से आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड w इज इक्वल टू v स्क्वायर, m तो है ही बाहर, दिस इज v स्क्वायर बाय 2, और इसको रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ m v स्क्वायर, और जो ये वर्क डन है यही आपके पास इक्वल होगा, दिस इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला आ गया फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर निशांत प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब आपके पास 5 मिनट बची है हमारे पास, एक बार इंटरेक्शन कर लेते हैं। जितने बच्चों ने लेक्चर किया मेरे को व्हाट्सएप पे लिखे हैं।